सरकार हमको बताए ये सवाल कि भाई जो बैंक ने ब्याज खाते में ब्याज को मूलधन बना लिया है वो नया रुपया बनाता है कि नहीं बनाता है, पहले तो यही बता दे। और 1947 से लेकर 2023 तक कितना रुपया उन्होंने ब्याज वाला मतलब मूलधन बना लिया है। और जब ग्राहक द्वारा रुपये से ब्याज चुकता कर दिया जाता है तो बैंक द्वारा खाते के मूलधन में अंक लिखकर नया रुपया बनाने का प्रावधान किस नियम के तहत, किस अधिनियम और किस संविधान की धारा में उल्लेखित है, और ब्याज के रुपए का मानक मूल्य क्या है और इसकी प्रतिभूति क्या होती है और कौन देता है। प्रतिभूति मतलब गारंटी। ये सवाल हमने पिछले 11वें पार्ट में रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन इस किताब में हमने ये पूछे थे कि इसके सवाल जो हमें पूछने हैं सरकार से, यदि आप ये मूल सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़ना, क्योंकि ये लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। इसमें आपको जानकारी होगी तो आप लड़ पाएंगे बड़े लेवल पर, यदि जानकारी नहीं होगी तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान युद्ध इसीलिए बोला जा रहा है इसको। तो आपने इस 12वें पार्ट में इसको आगे पढ़ लेना है, देख लेना है कि यार ये क्या सीन है, आपके साथ जो ठगी हो रही है, आपके साथ जो धोखा हो रहा है, उसमें आपका मंत्रालय भी शामिल है, आपके शासन करने वाले लोग भी शामिल हैं, और आप ही इसको मतलब इसको संचालित कर रहे हैं एक तरह से। तो अवैध मुद्रा जो बाजार है वो आर्थिक आतंकवादियों का एक जमघट है या नहीं, ये भी एक सवाल है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार का स्वभाव बाजार का नहीं है, क्योंकि बाजार में मांग पूर्ति के आधार पर वस्तुओं का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। इसको आप ऐसे समझिएगा, ये पूरी की पूरी बात को जब आप पढ़ लेंगे, ये मैंने स्क्रीन इसीलिए आपके लिए खाली छोड़ी है कि आप इसको पढ़ें आराम से, तब तक आप इस और मैं आपको इसका अर्थ बता दूं कि भैया इसका असली मीनिंग क्या है। देखिए, जो बाजार है, अगर हम ये कहें कि भाई बाजार में चीजों की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो बाजार का तो नियम यह है कि अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर कोई चीज कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि मांग और पूर्ति पर उसका मूल्य निर्धारित होगा। तो रुपया भी, इसमें फिर सवाल यही आता है कि यदि मांग पूर्ति के आधार पर मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटता बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य भी तो घटना बढ़ना चाहिए, और रुपए का मूल्य भी वस्तुओं के सापेक्ष घटना बढ़ना चाहिए। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है, ये तो गड़बड़ हो रही है। डॉलर का मूल्य निरंतर भारतीय मुद्रा के सापेक्ष बढ़ता है और रुपए का मूल्य डॉलर के सापेक्ष घटता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग पूर्ति के सिद्धांत पर महंगाई सस्ताई नहीं हो रही है, बल्कि रुपए का आंकिक मान घटा करके भारतीय वस्तुएं सस्ती की जाती हैं, जिससे डॉलर का मूल्य बढ़ जाता है, और विदेशी मुद्रा महंगी की जाती है, जिससे रुपए का मूल्य घट जाता है। तो रुपए की क्रय शक्ति कम होती रहती है, और इस तरह से एक दिन रुपए का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मांग पूर्ति के आधार पर मूल्य घटने बढ़ने का सिद्धांत रुपए पर लागू नहीं हो सकता है। तो अब यह सवाल यह है कि सभी वस्तुओं के मूल्य मापने के लिए सैद्धांतिक मापक मुद्रा का निर्माण हुआ था, और वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य मापने के लिए कौन सा सैद्धांतिक मापक है और उस मापक को किस नाम से पुकारा जाता है, उसका मानक क्या है, यह सवाल बहुत जायज सवाल है। यदि अंतरराष्ट्रीय चोरों के गिरोह से आपको लड़ना है तो आपके दिमाग में यह सवाल बिल्कुल होना चाहिए कि मुद्रा बाजार में मुद्रा का मूल्य मापने के लिए कौन सा सैद्धांतिक मापक है और इस मापक को किस नाम से पुकारा जाता है, उस मापक का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। ये फिर जानकारी वर्मा जी ने मांगी दिनांक 26/10/2015 को सूचना के अधिकार के अंतर्गत, और ये दिया हुआ है हमने किताब के अंदर आरटीआई। और इसमें सवाल ये था, यही जो आप आगे है, तो उस सवाल के ऊपर जो जवाब आया उसमें ये आया, आधा अधूरा जवाब। वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर है।
रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को मापने का कोई विशिष्ट मापक नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक में लागू रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति के बारे में विवरण नीचे लिंक पर आधारित है। और लिंक में कोई जानकारी नहीं थी, किसी अधिकारी का नाम नहीं था, कौन उसको संभालता है, किसने नीति बनाई, कुछ नहीं पता, कोई आदेश नहीं था। तो अब इस सूचना से यह प्रमाणित हो गया कि रुपए के मूल्य को मापने का कोई सैद्धांतिक मापक नहीं है और मूल्य की मापक रुपया स्वयं एक सिद्धांत है जिसका मानक मूल्य स्थिरांक होता है और इसके मानक मूल्य को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने स्थापित किया, जहां अकलबाजों द्वारा सैद्धांतिक, असंवैधानिक और मनमाना किया जाता है, मनमानी की जाती है। मतलब सच बात तो यह है कि अमेरिकी डॉलर में लेन देन करते विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकसित देशों का बैंक है। यानी ये जो वर्ल्ड बैंक है इसी का है अमेरिकी डॉलर, और अमेरिकी डॉलर की अगुवाई में वैश्वीकरण के नाम पर आर्थिक साम्राज्यवाद को बलात् थोपते भारत का शोषण कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार आर्थिक साम्राज्यवाद का पर्याय है, यदि हम इसको ऐसा कहें। इस तरह अमेरिकी डॉलर भारतीय बाजार में अजगर की तरह मुंह फैला रुपया ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैविक संसाधनों को निगलता जा रहा है। हमारे जो संसाधन हैं उनको निगलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, हमारी केंद्रीय सरकार है, वो मूक दर्शक और किंग कर्तव्य मूड क्यों है, वो कुछ कर क्यों नहीं रही? क्या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार रुपए का संचालक नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार रुपए का संचालक है? यानी कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे वाली सरकार है ना इसका संचालक, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कैसे तय हो रही है इसकी वैल्यू, जिसके विनिमय दर पर रुपए का डॉलर में भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय करता रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की क्रय शक्ति जो है वो कमजोर होती जा रही है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक दोषी नहीं है? और यदि जवाबदेह जिम्मेदार नहीं तो इसका जिम्मेदार जवाबदेह दोषी कौन होगा? जिम्मेदार, जवाबदेह और दोषी कौन है? यदि हमारे रुपए की वैल्यू घटाई जा रही है और योजनाबद्ध घटाई जा रही है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार जिम्मेदार होगी? अमूर्त रूप में बाजार का कोई मूर्त रूप नहीं होता, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार का मूर्त रूप क्या होगा? यानी कहने का मतलब है बाजार है, बोला बाजार तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिस बेयरर, कोई नीति निर्धारक कोई तो होगा ना। तो ये कौन है जिस पर जवाबदेह की जिम्मेदारी बनेगी? यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लिए कोई जिम्मेदार जवाबदेह नहीं हो सकता तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार गैर जिम्मेदार, फ्रॉडिया, लुटेरा, दलाल और शोषणकर्ताओं का जमघट नहीं है तो वो क्या है? बताओ, आप ही बता दो। अगर उसका कोई व्यक्ति ही नहीं है, वहां कोई संभाल ही नहीं रहा है, तो वो कौन है फिर? और जिसके नक्शे कदम पर चलता भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार का क्या मानसिक दिवालिया नहीं हो गई? यानी कि ये मानसिक दिवालिया नहीं हो गए हैं क्या? यानी इनके पास अकल ही नहीं है इतनी? और क्या यह देशवासियों के साथ विश्वासघात या गद्दारी नहीं है? यदि नहीं है तो कैसे नहीं है? और यदि गद्दारी है तो कमेंट में लिखकर बताइए कि ये जो रिजर्व बैंक है ये गद्दारी कर रहा है, केंद्र सरकार देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही है। ये आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये सारा खेल आपके भरोसे पर चलता है। यदि आपने अपना भरोसा वापस ले लिया तो ये लोग सुधरना चालू हो जाएंगे। अगर आपने इनकी उल जुलूल हर चीज के ऊपर यदि बोलना शुरू नहीं किया तो ये मनमाने ढंग से कुछ भी थोपते रहेंगे। किसी भी मुद्रा की मजबूती, विश्वसनीयता और स्थायित्व सोने पर निर्भर करती है, और मुद्रा में सोने की मात्रा है जो सैद्धांतिक रूप से एक स्थिर अंक होता है। उसमें सोने की मात्रा घटाने, बढ़ाने, विकृत करने को कूटकरण या अवमूल्यन कहते हैं। यदि मुद्रा में सोने की मात्रा निरंतर घटती रहे, उस पर नियंत्रण ना किया जाए तो मुद्रा की विश्वसनीयता पूर्ण तरह से समाप्त हो जाती है। अर्थात द्रव्य के रूप में सोने की मात्रा मुद्रा का प्राण है, जिसे मूल्य का मापन होता है, जिससे मूल्य का मापन होता है। यह समझना है आपको। यानी जिस प्रकार से एक बार कोई मापक बना दिया गया और उसके मानक को आप नहीं छेड़ सकते हैं, जीवन भर छोड़िए, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप उसके मापक को नहीं, मापन को, सॉरी, उसके स्टैंडर्ड को नहीं छेड़ सकते, मानक को। मानक ही है जो कुछ है, बस जो मेन बात है यह है। यानी अगर रुपए का मानक नहीं है
तो फिर इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का कोई मानक नहीं है। जब चाहे वो आपके एक दिन की दिहाड़ी, मान लो एक दिन की दिहाड़ी में आपको पहले सोना भी मिल जाता था, 50 रुपये अगर लेकर आ रहे हो तो, और आज 5 रुपये भी लेकर आ रहे हो तो, और आज 500 रुपये भी लेकर आ रहे हो तो भी कुछ होना नहीं आता आपके पास। उस 500 रुपये में कितना आता है आप लगा लो हिसाब। मूल्य की मापक रुपए में सोने की मात्रा बढ़ती रहने से, ये तो आप समझ आ गए होगे ना आपको कि मापने का, वजन का, इन सब के ऊपर हमारी लंबी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। यदि 100 लीटर पेट्रोल का अभिप्राय पेट्रोल की मात्रा है, उसी तरह 100 रुपए का मतलब सोने की मात्रा है। ये समझ लो आप, 100 लीटर पेट्रोल कितना होगा, उतना ही होगा। 100 लीटर डीजल लो तो भी उतना ही होगा, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो 100 रुपए जितने होंगे उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 रुपए में पहले इतना सामान आ जाता था, 100 रुपए में अब इतना आता है। यही तो फ्रॉड है। अरे भैया, वो 100 रुपए कमाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आज भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। यदि सोने का मापक देखा जाए तो जितना 100 रुपए में पहले सोना आता था, उतना ही सोना अभी खरीदने के लिए आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यानी आपकी मेहनत की वैल्यू घटाई जा रही है, इसको आप ऐसे कहेंगे। रुपए में सोने की मात्रा को निरंतर घटाता, रुपए का अवमूल्यन करता मुद्रा बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार किसानों के उत्पादन और श्रमिकों के श्रम की कीमत निरंतर घटाता, रुपए का अंकित मान बढ़ाता, आंकिक मान, और मानसिक भूल भलैया में डालकर सबका लूटपाट और शोषण कर रहा है, जो नियम कानून की अवहेलना और असंवैधानिक है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा। अतः मुद्रा के शोध दस्तावेजों, गणित, तथ्यों, उदाहरणों एवं रुपए की वैध निविदा यानी लीगल टेंडर से यह सिद्ध होता है कि भाई मुद्रा बाजार, रिजर्व बैंक और भारत सरकार, इसे केंद्र सरकार हम कह सकते हैं, जिस रुपए से विनिमय और लेन देन और करवा रही है, कर और करवा रही है, यह रुपया कूटकृत और अवैध रुपया है। यानी जो यहाँ हो रहा है वो सारा अवैध है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और अवैध है, साथ में इस अवैध रुपए से लेन देन करना देशद्रोह, आर्थिक गुलामी, संप्रभुता का अंत और लोकतंत्र की हत्या और शहीदों का अपमान, लूटपाट और शोषण है। भारतीय न्याय संहिता, अभी जो बीएनएस आया है उसके 2023 वाला के, उसके अध्याय 10 की धारा 178 से 188 तक सिक्कों, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प के कूटकरण से संबंधित आपराधिक धाराएं प्रमाणिक दस्तावेज हैं, जिसमें संज्ञेय अपराध है और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, जिसका बहिष्कार मौलिक कर्तव्य और विधिक बाध्यता है कि नहीं। यानी कि किसका बहिष्कार? ये कूटकरण का बहिष्कार, यानी जो आपको कूटकरित रुपया दिया जा रहा है उसका बहिष्कार हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और ये विधिक बाध्यता भी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका जवाब दे। क्या सवाल क्या है? क्या भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सैकड़ों साल तक चलन में रहा भारतीय सिद्धांतिक रुपया, जिसका स्थायी मानक था अगर चांदी में लें तो 1 तोला चांदी 1 रुपए के बराबर, और यदि सोने में लें तो 1 तोला सोना 10 रुपए के बराबर, 1 मोहर, क्या ये था या नहीं था? इसका जिसके शासक जो हैं, जिसका जन्मदाता शेरशाह सूरी, यानी कि रुपया या मोहर के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो नाम है वो नामकरण लिखित दस्तावेजों में शेरशाह सूरी ने दिया था। इसका यह मतलब नहीं है कि रुपया उन्होंने बनाया था, जिसे कालांतर में शासकों द्वारा रुपया चला जाता रहा और आज भी वही रुपया चलन में है। क्या भारतीय रुपये का वैध निविदा है या नहीं? भारतीय रुपये की वैध निविदा ये मोहर और ये रुपया है या नहीं? यदि ये नहीं है, एक बार ले जाकर दिखाओ आप। ये मोहर अगर किसी को मिल जाए तो एक बार ले जाकर के दिखाओ, लेने से मना कर दे तो बात बन जाए फिर ये कूटकरण के, हमने पहले भी इन पे चर्चा हो चुकी है कि कैसे कैसे कूटकरण हुआ। पहला एक सवाल ये था क्या वो लीगल टेंडर नहीं है। दूसरा था क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में जो ये 17 नंबर कूटकरित एक्ट यानी कि कूटकरण का जो एक्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये के नाम से क्या भारतीय रुपये का वैध टेंडर, लीगल टेंडर है या नहीं है? ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1862 में फिर उन्होंने किया, 1835 के मूल्य को, मापक को, मानक को मान के ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये का नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया था पहले तो, फिर उसका जो मानक था एज इट इज उठा लिया 1862 में। जो पिछली जो
वीडियोज हैं, पार्ट हैं, उनमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, और उन्हीं को अपना करके उसका नाम बदल दिया गवर्नमेंट रुपया। क्या वो गवर्नमेंट रुपया आप आज चलन में है या नहीं, ये भी एक बार पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। क्या भारतीय रुपए का वो लीगल टेंडर है या नहीं, ये पेज नंबर 252 से है, 254 लिखा हुआ है, 252 से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो किताब में आपको मिल ही जाएगा। फिर दूसरी बात, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश मुद्रा पौंड, सॉवरेन, स्टर्लिंग आदि को द इंडियन कॉइनेज एक्ट 23 ऑफ 1870 के नाम से भारत के शोषण हेतु मनमाना मानक मूल्य थोपा गया। उस ब्रिटिश मुद्रा के एक्ट को द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1870 के नाम से जाना जाता है। क्या भारतीय रुपए का वैध लीगल टेंडर है या नहीं, यानी वो जो कानून है वो है कि नहीं, इनमें से कौन सा है? क्योंकि देखो, आपको रुपए का कोई ना कोई मानक तो देना ही पड़ेगा ना, वो मानक कौन सा है कुछ तो बताए सरकार। ऐसा नहीं कह सकते कि मनमाने ढंग से जितने मर्जी डिजिट्स जो हैं किसी के खाते में ट्रांसफर कर दो, फिर तो उद्योगपतियों को जितना वो चाहे उतने लाख करोड़ दे दिए जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आप जब तक गुलामी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, आपको 5 किलो राशन मिलेगा। तो फिर 1906 का एक्ट है जो, और ये जितने पुराने एक्ट थे जो मैंने अभी अभी बोले हैं, उनका पूर्व के एक्ट के भार, मानक और मूल्य का अनुमोदन करते हुए ज्यों का तो अपनाकर पास कर दिया गया। द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 के नाम से जाना जाता है। वो है या नहीं वो लीगल टेंडर भारत के रुपए का, ये भी सवाल है। अगला सवाल ये है कि जो उस टाइम पर शोषण में कूटकरित रुपया जब हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात हुई है पहले, और जो नेताजी ने 5 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी, जिसका मानक मूल्य भारतीय रुपए सहित दुनिया के लिए आजाद हिंद बैंक द्वारा जारी किया गया था, उस रुपए को 12 स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा मान्यता आज भी प्राप्त है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जो वर्मा विधि द्वारा रजिस्टर्ड है। ये वर्मा नहीं है, ये बर्मा है, म्यांमार जो है, और जिसका बर्मा देश, वहां पर उनके कानून में रजिस्टर्ड है, और जिसका भारतीय रुपए के विधिक सिद्धांतिक मूल्य इस प्रकार है, यानी शुद्ध चांदी 1 तोला 1 रुपया और शुद्ध सोना 1 तोला 10 रुपया 1 मोहर। बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो नेताजी ने, जो शुरुआत में भारत में चलन में था, जिसका मानक मूल्य स्थायी था, जिसमें प्रति रुपया सोने की मात्रा वही है 1.1664 ग्राम सोना। यह रुपया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट रुपया नहीं है, जो विधि द्वारा भारतीय रुपया आज भी चलन में है, और इस भारतीय रुपये को किसी सरकार ने बंद नहीं किया है, जो आजाद भारत की सैद्धांतिक भारतीय रुपया है, जिसके मानक मूल्य के आधार पर विनिमय कराना देशभक्ति है, आर्थिक आजादी है, संप्रभुता की रक्षा सुरक्षा है, लोकतंत्र की रक्षा, शहीदों की अंतिम इच्छा, स्वावलंबी होने का एक विकल्प, मौलिक कर्तव्य, अनुपालन, विधिक बाध्यता है या नहीं, यह सवाल पूछना है। क्या आजाद हिंद करेंसी भारतीय रुपये का लीगल टेंडर है या नहीं, यह आपको बताना पड़ेगा। यह 12 नंबर तक हमारा हो चुका है। मुद्रा प्रणाली मॉनेटरी सिस्टम असंवैधानिक है, यह हम अगले पार्ट में 13 नंबर पार्ट में डिस्कस करेंगे। और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।